हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि एक स्टार्टअप अपने फाइनेंसेस को कैसे अच्छे से मैनेज कर सकता है। शार्क टैंक में आपने सुना होगा बहुत बार कि जब भी कोई स्टार्टअप बोलता है कि मेरी इन्वेंट्री बहुत ज़्यादा है तो शार्क्स एकदम शॉक हो जाते हैं। तो क्यों ज़्यादा इन्वेंट्री स्टार्टअप के लिए बुरी होती है और आप कैसे अपने फाइनेंसेस को अच्छे से मैनेज करें अपने स्टार्टअप में, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में समझेंगे। अब जो आपके स्टार्टअप के फाइनेंसेस होते हैं उन्हें बेसिकली चार चीज़ें गवर्न करती हैं, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है चारों चीज़ें, आप इसको लिख के रखिए। नंबर वन, पेबल्स। पेबल्स वो होते हैं जो आपको अपने सप्लायर्स को अमाउंट पे करना रहता है। फॉर एग्जांपल आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके लिए रॉ मटेरियल लेते हैं, तो आपको जो वो पे करना है उसको बोलते हैं पेबल्स। दूसरा है रिसीवेबल्स। आपके जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनसे आपको पैसे आने हैं या आपके जो कस्टमर्स हैं जिनको आपसे पैसे आने हैं, उन पैसों को बोलते हैं रिसीवेबल्स। नंबर थ्री होता है इन्वेंटरी, कि जो भी आप प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसकी जो आपने इन्वेंट्री रखी है उसका उस इन्वेंट्री का टोटल वैल्यू कितना है, उसको हम बोलते हैं इन्वेंट्री। और नंबर फोर्थ, जो आपको ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट लिमिट बैंक्स के थ्रू मिली हुई है। तो ये चार चीज़ें, पेबल्स, रिसीवेबल्स, इन्वेंट्री, कैश क्रेडिट या ओवरड्राफ्ट, ये चारों मिलके गवर्न करता है एक स्टार्टअप का फाइनेंस। और आप यकीन मानिए, मैंने इतने बुरे स्टार्टअप्स देखे हैं कि आप उसमें 10 करोड़ 15 करोड़ भी इन्वेस्ट कर दो तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इतना ख़राब रहा है कि उनका पूरा कैश फ्लो एफ्ड अप होता है, राइट। तो आप समझते हैं कि कैसे आप शुरू से अपने स्टार्टअप में एक अच्छा कैश फ्लो, एक अच्छा वर्किंग कैपिटल और अच्छे से फाइनेंसेस को मैनेज करके रख सकते हैं। कुछ बहुत बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जो हम समझेंगे। सबसे पहले आते हैं पेबल्स पे, जिसका बहुत बेसिक फंडा होता है कि आपको जो भी अमाउंट अपने सप्लायर्स को पे करना है, मान लीजिए आपने रॉ मटेरियल लिए हैं किसी से तो आपको उसको पे करना है। आपकी कोई टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन है तो आपको अपने क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर को पे करना है। तो जो भी आपकी पेबल साइकिल होनी चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। पेबल साइकिल मतलब अगर आपने वो रॉ मटेरियल आज लिया तो आप कितने दिन बाद पे कर सकते हो, ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम होना चाहिए। आइडियली ये 30 से 90 दिन तक जाता है, 15 से 90 दिन तक भी जाता है, लेकिन आपको नेगोशिएट करना है अपने सप्लायर से जिससे ये टाइम ज़्यादा से ज़्यादा हो, क्योंकि आपको उस टाइम के लिए वो कैपिटल अवेलेबल रहेगा, राइट। आप उस टाइम के लिए उस रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर सकते हो, उससे अपना प्रोडक्ट बना सकते हो, उसको बेच सकते हो। और अगर वो टाइम कम रहेगा तो आपका वो कैपिटल तुरंत चला जाएगा, तो आपको फिर रॉ मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए, बेचने के लिए और एक्स्ट्रा कैपिटल लगेगा। इसलिए अपने पेबल्स के टाइम को हमेशा नेगोशिएट करिए सप्लायर से और उसको एक्सटेंड करिए। आइडियली 60 डेज हो, 90 डेज हो, जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। सेकेंड आते हैं रिसीवेबल्स पे। अब जैसे पेबल्स का टाइम ज़्यादा होना चाहिए, आपके रिसीवेबल्स का टाइम कम होना चाहिए। मतलब आपको आपके कस्टमर से जल्दी पैसे चाहिए, आपके डिस्ट्रीब्यूटर से जल्दी पैसे चाहिए। मान लीजिए आप कोई D2C हेडफोन बनाते हैं जो आपने किसी डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, क्रोमा को दिया, टाटा की कंपनी है क्रोमा, कि वो अपने स्टोर्स पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और क्रोमा बोल रहा है कि मैं आपसे हेडफोन लूँगा लेकिन मैं आपको पे करूँगा 30 दिन बाद। यूजुअली ऐसे टर्म्स होते हैं बड़ी कंपनीज़ के। तो आप नेगोशिएट करिए कि नहीं, 30 दिन नहीं, आप मुझे 15 दिन का साइकिल दीजिए। तो आपके पास जितनी जल्दी पैसा आएगा आप उतनी जल्दी नया रॉ मटेरियल लेके नए प्रोडक्ट बना सकते हो, राइट। तो पेबल्स का टाइम एक्सटेंड कीजिए और रिसीवेबल्स का टाइम शॉर्ट कीजिए। बहुत सारे फाउंडर्स ऐसे करते हैं कि जल्दबाजी में कि उनको एक कस्टमर मिल गया, अच्छा क्रोमा मिल गया या अच्छा डिस्ट्रीब्यूटर मिल गया या अच्छा सप्लायर मिल गया, तो वो नेगोशिएट नहीं करते हैं अपनी पेबल्स और रिसीवेबल साइकिल से लेके। तो एक स्मार्ट फाउंडर बनिए और नेगोशिएट हमेशा करिए, क्योंकि आगे चल के ये बहुत प्रॉब्लम दे सकता है। थर्ड आते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट पे। अब इन्वेंट्री मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपकी इन्वेंट्री मात्र आपकी इन्वेंट्री आपके प्रोडक्ट नहीं होते हैं। आपकी इन्वेंट्री आपका कैपिटल होता है जो आपके वेयरहाउस में बेकार पड़ा हुआ है। ऑन टॉप ऑफ दैट आपको जो उसकी स्टोरेज कॉस्ट है, स्टोरेज स्पेस है, वो भी आपको उसकी बेयर करनी पड़ रही है। जो इन्वेंट्री का मैनेजमेंट होगा, मेंटेनेंस होगा, आपको वो भी बेयर करना पड़ रहा है। तो डेड इन्वेंट्री अपने स्टॉक में, अपने मॉडल में कम से कम रखिए। आपने शार्क टैंक पे देखा होगा, जैसे ही कोई D2C ब्रांड आता है, बोलता है कि हमारी इन्वेंट्री 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, शार्क शॉक हो जाते हैं, राइट। इतनी ज़्यादा इन्वेंट्री क्यों? तो आपकी इन्वेंट्री हमेशा कम से कम होनी चाहिए। और आप, बहुत सारे टूल्स होते हैं, राइट। जोहो का टूल्स हैं, बहुत सारे अलग सॉफ्टवेयर्स भी हैं जिनके थ्रू आप अपनी इन्वेंट्री को अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो आपकी इन्वेंट्री जितनी कम रहेगी उतना कम आपका कैपिटल लॉक्ड रहेगा, और जितना कम आपका कैपिटल लॉक्ड रहेगा उतना ज़्यादा आप अपना कैपिटल बिजनेस को ग्रो करने में लगा सकते हैं, राइट। तो कम इन्वेंट्री मतलब बेहतर बिजनेस मॉडल। और फोर्थ,
जो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे फाउंडर्स मिस कर जाते हैं क्योंकि उनका धंधा अच्छा चलता रहता है, वो है ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट। जब भी आप बिजनेस करते हैं, धंधा करते हैं, तो आप बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाते हैं, राइट? तो उन बैंक से नेगोशिएट करिए कि मैं अपना अकाउंट तो आपको खुलवा रहा हूँ, लेकिन आप मुझे ओवरड्राफ्ट लिमिट कितनी दोगे उस बिजनेस अकाउंट पे। तो यूजुअली आपके बैंक आपको 10 लाख शुरू में, 20 लाख, 5 लाख, 25 लाख, डिपेंडिंग ऑन आपके बिजनेस का साइज कितना होगा उसके हिसाब से ओवरड्राफ्ट लिमिट देते हैं। तो ये बैंक से ज़रूर नेगोशिएट करिए, बहुत ज़रूरी होती है ओवरड्राफ्ट लिमिट। क्योंकि मान लीजिए आपके खाते में 30 लाख रुपए हैं, लेकिन आपको अभी रॉ मटेरियल खरीदना है 40 लाख का, जिससे आप अपना नेक्स्ट बैच ऑफ प्रोडक्ट बनवा पाओ, और आपका जो पेमेंट है कस्टमर से वो आएगा 30 दिन बाद, राइट? जो आपको मान लीजिए 1 करोड़ आना है, लेकिन वो भले ही आपको 1 करोड़ पेमेंट आना है, आप बहुत अच्छा रेवेन्यू है, लेकिन वो बीच में आपके पास पैसे ही नहीं है जिससे आप नया प्रोडक्ट बनवा पाओ। तो इस केस में ओवरड्राफ्ट लिमिट काम आती है कि भले ही आपके अकाउंट में 30 लाख है, 20 लाख की आपको बैंक ने ओवरड्राफ्ट लिमिट दे रखी है, तो आप 40 लाख उसमें से विड्रॉ करके अपना रॉ मटेरियल खरीद के सामान बनवाना शुरू कर सकते हैं। इसलिए ओवरड्राफ्ट लिमिट बहुत ज़रूरी रहती है। दूसरी होती है कैश क्रेडिट लिमिट। ये भी बहुत ज़रूरी रहती है, बैंक से नेगोशिएट करिए। बैंक्स यूजुअली कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं आपके रिसीवेबल्स पे, आपके इन्वेंट्री पे। तो अगर आपकी इन्वेंट्री है, मान लीजिए आपकी 15 लाख की, 20 लाख की इन्वेंट्री है, तो आप वो इन्वेंट्री बैंक को दिखाएंगे तो उसके अगेंस्ट आपको कैश क्रेडिट लिमिट भी देते हैं। या आपके रिसीवेबल्स है, मान लीजिए किसी बड़े कस्टमर से आपने फेसबुक को कुछ बेचा या किसी को भी कुछ बेचा, उससे आपको रिसीवेबल्स आना है 60 दिन बाद, तो बैंक उस रिसीवेबल के अगेंस्ट भी आपको एक कैश क्रेडिट लिमिट देते हैं। उससे क्या होता है कि भले ही आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, आपके रिसीवेबल टर्म्स अच्छे नहीं हैं, लेकिन कुछ एक इंटरेस्ट रेट पे आप उसको भी थोड़ा सा कैपिटलाइज कर सकते हैं। इन द सेंस आप उस बैंक आपको उस पर भी लिमिट, क्रेडिट लिमिट दे देता है। तो ये 4 बहुत इसेंशियल चीज़ हैं, बहुत बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक फंडे हैं ये। लेकिन क्या होता है ना, एक फाउंडर अपने बिजनेस को चलाने में इतना बिजी हो जाता है कि वो ये बेसिक चीज़ें भूल जाता है। तो याद रखिए, अपने स्टार्टअप में अच्छा कैश फ्लो रखने के लिए नंबर 1 आपका जो पेबल साइकिल होना चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, उसको एक्सटेंड करिए। रिसीवेबल साइकिल को कम करिए, अपने इन्वेंट्री को कम से कम रखिए, और अपने बैंक से नेगोशिएट करिए जिससे आपको एक अच्छी ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट लिमिट मिले। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू गाइज, एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो नाउ। थैंक यू।